ये सच है या झूठ कि लोगों को लगता है कि उनको दांत अगर निकलवाते हैं तो आंखों पे असर पड़ता है? हाँ, ये वाला पेशेंट्स को बहुत बहुत क्वेरी होती है कि मेरी आँख तो नहीं कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल आपके बिल्कुल ही झूठी मिथ है। मेरे दांत का सॉल्यूशन 10-11 साल की उम्र के बाद किया जाता है, जिसमें दांतों पे ब्रेसेस लगाकर हम उन्हें सीधा कर सकते हैं। इसमें आपको विजिट्स देनी पड़ती हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट ही इसका इलाज करते हैं। पायरिया जो होता है वो दांत और मसूड़े के बीच में जमा हुआ कचरा होता है। ये कीटाणुओं से ही बनता है। अगर हम एक दिन ब्रश नहीं करते तो वो सॉफ्ट परत जमती है। हम कुछ टाइम और ब्रश नहीं करते, वो परत हार्ड होती चली जाती है, और कुछ टाइम के बाद वो इतनी कड़क हो जाती है कि उसको हम कैलकुलस या टार कहते हैं। तो वही पायरिया होता है जो दांत और मसूड़े के बीच में जमना शुरू हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली बार की तरह मैंने आपसे वादा किया था कि इस बार फिर से हम एक नई हस्ती के साथ जुड़ेंगे। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रेक्षा राठी अग्रवाल, जिनको पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस है डेंटल क्लिनिक का, जो पिछले 7 साल से डॉक्टर देवेंद्र डेंटल क्लिनिक पर प्रैक्टिस कर रही हैं। आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। आज जानेंगे उनसे दांतों के बारे में, दांतों से होने वाली बीमारियों के बारे में और उनसे बचाव के बारे में। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले मैं चाहूँगा एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी नमस्ते सभी को, मेरा नाम डॉक्टर प्रेक्षा राठी अग्रवाल है। मैं एक पेरोडोंटिस्ट और ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। पेरोडोंटिस्ट मतलब गम स्पेशलिस्ट, तो और मैं इम्प्लांट्स में भी विशेषज्ञ रखती हूँ। मैम, जैसे कि अभी आप वर्तमान में डॉक्टर लेडी क्लब की सचिव भी हैं, तो मैम ये क्या है एक्चुअल में? डॉक्टर्स लेडीज़ क्लब एक संस्था बहुत टाइम से कार्यरत है, और इसमें हम डॉक्टर्स जो सारी बड़ी बड़ी लेडी डॉक्टर्स हैं वो, और डॉक्टर्स की वाइव्स जो हैं वो भी इस क्लब की मेंबर हैं। और हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम समाज में अवेयरनेस इंक्रीज़ करें, और थोड़ी बहुत फन एक्टिविटीज़ भी होती हैं। मैम, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि आज की जनरेशन में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों को अवेयर होने की। तो मैम, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल होता है कि नॉर्मली लोग एक बार ब्रश करते हैं मॉर्निंग में उठते ही, लेकिन जब भी किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करो तो बोलते हैं कि दिन में कम से कम 2 बार आपको ब्रश करना ज़रूरी है। तो क्या 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है और क्यों? जी हाँ, बिल्कुल 2 बार ब्रश करना ज़रूरी है, और रात को ब्रश करके सोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुंह में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जिनकी संख्या थोड़े टाइम के बाद बढ़ती रहती है। तो ये नॉर्मली 12 घंटे में और बढ़ती है। तो 12 घंटे का आपको अंतर ज़रूर रखना चाहिए 2 बार ब्रश करते टाइम। और रात को इसलिए ब्रश करना चाहिए क्योंकि रात को जो हमारा मुंह का सलाइवा है, थूक है, वो प्रोटेक्शन कम दे पाता है हमारे दांतों को। तो जब हम ब्रश करके सोते हैं तो कीटाणुओं की संख्या कम रहती है और हमें एक प्रोटेक्शन मिलता है। मैम, नॉर्मली बड़े तो लोग जानते ही हैं, ब्रश करते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको सही तरीका नहीं पता होता कि वो किस तरीके से ब्रश करें। तो सही तरीका क्या है बच्चों के लिए, खास क्योंकि उनके मसूड़े भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो किस तरीके से उनको ब्रश करना चाहिए? ब्रश करना का सही तरीका तो ये होता है कि वैसे आपने कहा कि बड़ों को पता है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि बड़ों को भी नहीं पता है कि सही तरीके से ब्रश कैसे किया जाता है। जब बच्चे, हमारे हैंड की डेक्सटेरिटी इतनी नहीं होती, तो बच्चे तो स्क्रब करके ब्रश कर सकते हैं, उनके लिए अलाउड है, पर उन्हीं के वाला ब्रश अगर वो यूज़ कर रहे हैं तो। और जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको ये सिखाना चाहिए कि हमें मसूड़े से उल्टी तरफ ब्रश घुमाना है। जैसे नीचे वाले दांतों को ऊपर की तरफ और ऊपर वाले दांतों को नीचे की तरफ ब्रश करना चाहिए, क्योंकि दांत और मसूड़े के बीच में जो कचरा फंसा है उसे निकालने का यही बेस्ट तरीका होता है। और जब ब्रश हम कर लेते हैं, साथ साथ अपनी जीभ को ब्रश से साफ करना बिल्कुल मत भूलिए। हालांकि टंग क्लीनर्स भी आते हैं, बट आपको टंग क्लीनर अलग से नहीं रखना है या साफ सफाई नहीं कर सकते उसकी, तो आप ब्रश से ही रोज़ाना अपनी टंग को भी ब्रश कीजिए। ओके मैम, एक सवाल यहाँ पे आता है ब्रश से रिलेटेड, ये कि नॉर्मली मार्केट के अंदर बहुत सारे टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे ऐड आते हैं कि सॉल्ट वाला टूथपेस्ट है या रेड टूथपेस्ट है, तो
एक्चुअल में जेल यूज़ करना चाहिए या टूथपेस्ट ही यूज़ करना चाहिए? आई रिकमेंड हमें पेस्ट ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जेल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और पेस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन होते हैं। तो जब हम फाइन पेस्ट से अपने ब्रश को रगड़ेंगे, हमें ये रोज़ करना है और 2 बार करना है, तो इससे दांतों के ऊपर वाली परत को कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए हमें सॉफ्ट पेस्ट ही यूज़ करना चाहिए रेगुलरली। मैम, अगर हम बात करें दांतों की बीमारी से रिलेटेड, तो सबसे पहली जो कॉमन बीमारी माइंड में आती है वो होती है पायरिया। नॉर्मली क्या होता है, कहीं भी किसी को भी प्रॉब्लम होती है, मुंह से बदबू आ रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो लोग कहते हैं भैया पायरिया हो गया। तो ये एक्चुअल में पायरिया होता क्या है और इसके सिम्टम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल, आपने जैसे कहा पायरिया और मुंह से बदबू, ये दोनों अलग अलग चीज़ें भी हो सकती हैं, तो इन दोनों ही बातों को मैं अभी क्लियर करती हूँ। पायरिया जो होता है वो दांत और मसूड़े के बीच में जमा हुआ कचरा होता है। ये कीटाणुओं से ही बनता है। अगर हम एक दिन ब्रश नहीं करते तो वो सॉफ्ट परत जमती है, हम कुछ टाइम और ब्रश नहीं करते वो परत हार्ड होती चली जाती है, और कुछ टाइम के बाद वो इतनी कड़क हो जाती है कि उसको हम कैलकुलस या टार कहते हैं। तो वही पायरिया होता है जो दांत और मसूड़े के बीच में जमना शुरू हो गया। अब ये क्योंकि कीटाणु है, इससे मुंह की बदबू आती ही आती है, लेकिन मुंह की बदबू के और भी कई कारण हो सकते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि थ्रोट इन्फेक्शन और पेट का गड़बड़ होना, बार बार डकारे आना, इन सब चीज़ों के कारण भी हमें मुंह की स्मेल आती है। और प्लस जैसा कि मैंने बताया, टंग क्लीन हम लोग करना भूल जाते हैं, तो उस पर भी परत जमती जाती है जो सड़न करने लगती है। तो पायरिया का भी इलाज है और मुंह की बदबू को हटाने का भी इलाज है। तो मैम ये मतलब कंबाइंड नहीं है कि अगर पायरिया है तो मुंह से स्मेल आएगी या स्मेल आ रही है तो पायरिया है, ये कोई ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल, पायरिया है तो स्मेल आएगी, लेकिन मुंह से स्मेल आ रही है और पायरिया है ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैम, बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा गया है कि दांतों में कोई कीड़ा लग जाता है, मतलब ब्लैक स्पॉट आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, तो मीठा ज़्यादा खाते हो इसलिए कीड़ा लग गया। तो मैम ये होता क्या है एक्चुअल में, उसका सॉल्यूशन क्या है? हाँ, ये कोई रेंगने वाला कीड़ा नहीं होता, पर ये कीटाणु ही होते हैं जो दांत के ऊपर चिपक जाते हैं। जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो मीठा आपको पसंद है, कीटाणु को भी बहुत पसंद है, और जब वो दांतों के ऊपर का चिपके हुए शुगर को खाता है तो वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ये एसिड जो होता है वो दांत की परत इनामल के लिए नुकसानदायक होता है। वो एसिड ना फिर दांत की परत को हटाता रहता है और एक कैविटी बना देता है। अब ये कैविटी गहरी भी हो सकती है, तो और गहरी होती है तब ये नस तक पहुंच जाती है। तो जिस स्टेज पर ये कैविटी है उस स्टेज के अकॉर्डिंग इसका इलाज किया जा सकता है। मैम, एक सवाल है यहाँ पे कि बहुत सारे आपने देखे होंगे अनुमन की सबके दांत बिल्कुल क्लीन या बिल्कुल सीधे नहीं होते, बहुत से दांत टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, कुछ के बचपन से जन्मजाती होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं निप्पल से दूध पीते हैं या अपना थंब करते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके दांत का टेढ़ापन हो जाता है, दांतों की जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या उसका इलाज है या उसको किस तरीके से हम सही कर सकते हैं? बिल्कुल इलाज है। आपके बच्चे को शुरुआती एज पे ही अगर हम इस चीज़ को, इस हैबिट को पकड़ लें कि वो बॉटल से ज़्यादा दूध पी रहा है या थम सक कर रहा है, तो जब बच्चा थम सक करता है तो एक नेगेटिव प्रेशर अंदर बनता है मुंह में, जो उसकी मसल्स के कारण और अंदर के प्रेशर के कारण, टंग के कारण बनता है। तो वो दांत की जो मसूड़े की हड्डी है, जो दांतों की हड्डी है, उसको जब प्रेशर डालता है तो वो उसको एक अलग शेप दे देता है, जो पतला बना देता है। तो उससे क्या होता है, टूथ साइज उसमें अकोमोडेट नहीं हो पाता, तो टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं। तो जब अगर हम उसे शुरुआती स्टेज पे पकड़ें तो उसके अंगूठे पे हम नैपकिन बांध सकते हैं, उससे कर सकते हैं, या हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस भी आते हैं जो उसके मुंह में फिट कर दें, तो उससे चुभन होगी तो वो थम्सअप नहीं करेगा। 2 से 2.5 साल तक रेकमेंड किया जा सकता है कि बॉटल से दूध पी ले, लेकिन जितना जल्दी हो सके
बॉटल छुड़वा देना ही बेहतर होता है। और मैम सॉल्यूशन क्या है जो टेढ़े मेढ़े दांत हो जाते हैं टेढ़े मेढ़े दांत का सॉल्यूशन 10-11 साल की उम्र के बाद किया जाता है, जिसमें दांतों पे ब्रेसेस लगाकर हम उन्हें सीधा कर सकते हैं। इसमें आपको विजिट्स देनी पड़ती हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट ही इसका इलाज करते हैं। मैम इस जो हम तार लगाते हैं ब्रेसेस जैसे आप बता रहे हैं, उससे पेन होता है या उससे कोई साइड इफेक्ट होता है या उससे कभी मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है? क्योंकि वो एक्चुअली होते तो मतलब स्टील का या लोहे का ही है, तो उससे कोई प्रॉब्लम या पस पड़ना या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? छोटी मोटी प्रॉब्लम शुरुआत में हो सकती है, मैं मना नहीं करूँगी, जैसे कि अल्सर बन जाना उसके कारण। पेन इसलिए होता है क्योंकि उन तारों के माध्यम से हम आपके दांत पे फोर्स लगा रहे हैं, जो फोर्स आपके दांत को उसी जगह पर हड्डी में लेकर जाएगा। तो फोर्स के कारण थोड़ा बहुत पेन होना भी नॉर्मल बात है। और थोड़ा बहुत तार का चुभना, मुंह में क्लीनिंग नहीं हो पाना, ये सब उसके छोटे मोटे साइड इफेक्ट हम कह सकते हैं। पर ये आपके दांत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तब वो वैसे भी क्लीन नहीं हो पाते, तो जब सीधे हो जाएंगे उन्हें मेंटेन रखना आसान होता है। मैम नॉर्मली देखा गया है कि हम लोग कभी कभी मसूड़ों से ना ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो कभी ऐसा भी होता है कि हम हार्ड ब्रश यूज़ कर लेते हैं तो उससे मसूड़े छिल जाते हैं, या कोई चोट लग गई या कोई छाला हो गया, लेकिन ये सब ना हो तब भी ब्लड आता है, तो उसका क्या रीज़न है और उसका सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल, ब्लीडिंग के बहुत सारे कॉज हो सकते हैं। फिज़िकल इंजरी तो एक छोटा सा एक कॉज है, लेकिन उसके अलावा मसूड़े में सूजन आना और उसके कारण ब्लड आना एक आम बात है। मसूड़े में सूजन क्यों आती है? एक तो हमने बात की पायरिया की, उसके कारण आती है कि दांत और मसूड़े के बीच में कचरा कीटाणु जमे, बॉडी ने अपना डिफेंस मैकेनिज्म शुरू कर दिया, वहाँ पर सूजन हो गई। ठीक है। अब दूसरी बात क्यों आ सकता है? क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस के कारण भी कई बार प्यूबर्टी एज में हमने देखा है कि ब्लीडिंग होना बहुत आम बात है। प्रेगनेंसी में भी देखा गया है, मसूड़े की सूजन इंक्रीज हो जाती है, तो उसमें भी ब्लीडिंग होना आम बात है। कई बार विटामिन सी की, मामूली सी विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण भी हमने देखा है कि ब्लीडिंग हो जाती है। बाकी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में भी देखा गया है ब्लीडिंग होना, पर अगर आप कॉज को ट्रीट करेंगे तो ब्लीडिंग को आसानी से रोका जा सकता है। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक सेशन टाइप ही है कि क्या ये सच है या झूठ? ओके। जैसे कि लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि हम ज़्यादा देर तक ब्रश करें या हार्ड ब्रश करना ही सही है। बिल्कुल। तो क्या ये सही है या झूठ है? मुझे मिथ्स बस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत आम बात है कि लोगों को लगता है ज़्यादा देर तक ब्रश करेंगे तो दांत साफ हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता। जैसा कि मैंने बताया, दांत के ऊपर वाली परत इनेमल, हालांकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है, लेकिन फिर भी आप लगातार रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान उसको मान लीजिए, तो अगर हम हार्ड ब्रश से उसको कंटिन्यूसली ब्रश करते हैं तो उसको हम एब्रेजन बोलते हैं, वो हो जाता है दांतों में, जिसके कारण दांत सेंसिटिव हो जाते हैं और आगे कई नुकसान हो जाते हैं उससे। दूसरी बात, तो इसलिए हार्ड ब्रिसल ब्रश यूज़ नहीं करना है और सही तरीके से ब्रश करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय कि देर तक ब्रश करने के। जो सही तरीका मैंने अभी आपको बताया है उससे आप ब्रश कीजिए तो कम देर में साफ हो जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन है कि इसी में ये सच है या झूठ कि लोगों को लगता है कि उनको दांत अगर निकलवाते हैं तो आँखों पे असर पड़ता है? हाँ, ये वाला पेशेंट्स को बहुत क्वेरी होती है कि मेरी आँख तो नहीं कमज़ोर हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल आपके बिल्कुल ही झूठी मिथ है, बिकॉज दांत और आइज़ का एज सच कोई रिलेशन नहीं होता है। जो नर्व सप्लाई होती है, पहले के ज़माने में ना गलत तरीके से दांत निकाला जाए या इंस्ट्रूमेंट्स इतने अच्छे नहीं होते थे, तो वो नर्व पे इफ़ेक्ट कर जाता था, तब कहते थे कि आइज़ में प्रॉब्लम हो गई। पर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता, हर एक नर्व का ध्यान रखते हुए दांत को निकाला जाता है और इसलिए ये मिथ ही है। एक और मैम पूछता हूँ, सच या मिथ कि लोगों को लगता है कि चावल और दही खाने से
बादी हो जाती है और पस पड़ जाता है मसूड़ों में, ये सच है या झूठ में? ये बिल्कुल झूठ है। चावल का दाना अगर आप मसूड़े के अंदर छोड़ देंगे और सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो वो एक फॉरेन बॉडी बन जाएगी, इसलिए वहाँ सूजन हो जाएगी, पस बन जाएगा। लेकिन अगर आप सफाई रख रहे हैं तो चावल का दाना कोई कॉज नहीं है पस आने का। तो आई विल सजेस्ट कि आपको इसका परहेज़ नहीं करना है। अब एक और सवाल आता है मैम, सच या झूठ, कि लोगों को लगता है कि अगर मैं अपने दांतों की सफाई कराता हूँ तो उससे मेरे दांत मतलब लूज हो जाते हैं और वो गिर जाते हैं या हिल जाते हैं, तो क्या ये सच है या झूठ? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को शादी करनी है, सफाई करवाने से डर रहे हैं तो बिल्कुल ये भी एक मिथ है, क्योंकि अगर आप अपने दांत क्लीन रख रहे हैं तो दांत और मसूड़े के बीच का जो कचरा जो आप ब्रश से नहीं निकाल पा रहे हैं वो एक डेंटिस्ट अपनी स्केलिंग मशीन, जिसे हम स्केलर कहते हैं, उसी से निकाल पाएगा, क्योंकि ये जो कचरा होता है ये आपके ब्रश से नहीं जाएगा। अगर आप सफाई रख रहे हैं, आप स्केलिंग करवाते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ से कचरा हटने के बाद मसूड़ा अपनी पकड़ दोबारा बनाता है और दांत बिल्कुल बढ़िया हो जाते हैं। तो ये मिथ है पूरी तरह? हाँ, क्योंकि कई बार ना पेशेंट्स ऐसी स्टेज पर आते हैं जब दांत और मसूड़े के बीच में कचरा ज़्यादा है। जी। जब किसी भी चीज़ के अराउंड वो कचरा ज़्यादा वाला कचरा निकाले जाएगा तो मसूड़ा अपनी पकड़ बनाने में टाइम लगाता है, और क्योंकि हड्डी भी उस टाइम तक गल चुकी होती है, तो जब दांत को आपके कचरे ने ही पकड़ा हुआ है तो उसे हटा देंगे तो आपको महसूस ऐसा हो सकता है, पर स्केलिंग करवाना बुरी चीज़ नहीं है। मैम एक सवाल मेरा यहाँ पे है कि नॉर्मली आज के दौर में ज़्यादातर लोग स्मोक करते हैं या गुटखा, सुपारी या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। उनसे क्या होता है कि सिगरेट पीने से दांतों पे कालेपन के स्पॉट पड़ जाते हैं, गुटखा सुपारी खाने वालों के रेड कलर के स्पॉट पड़ जाते हैं, तो क्या वो साफ़ हो सकते हैं या वो नहीं? बिल्कुल, ये स्टेन्स जो होते हैं ना दो तरीके के होते हैं, एक्सट्रिंसिक यानी बाहरी स्टेन्स और इंट्रिंसिक यानी अंदर वाले स्टेन्स। कुछ टाइम तक जब आप स्मोकिंग करते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं, तो वो स्टेन्स आपके दांत की बाहरी परत को ही इफ़ेक्ट करता है, तो इसे साफ़ करना आसान रहता है और ये निकल भी जाते हैं। पर आप सालों से एक चीज़ खा रहे हैं, एक चीज़ पी रहे हैं, तो वो आपके अंदर वाली परत को भी, जैसे हम इनामल के बाद होता है डेंटिन, उसको भी इफ़ेक्ट करता है। जब डेंटिन तक वो स्टेन जा चुका होता है तो उसे बाहर से साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम ब्लीचिंग कहते हैं, वो आपको करवानी होती है और वो बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपरेटिव ट्रीटमेंट ही होता है। मैम बहुत से लोगों के अंदर ये भी होता है कि अगर मैं अपने दांत के ऊपर कोई कैप लगवाता हूँ तो उससे मेरे दांतों में या मेरे मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो क्या ये प्रॉब्लम होती है या कोई दिक्कत नहीं होती कैप लगाने से? देखिए, अगर आपका दांत की कैविटी की जब हमने बात करी थी, अगर आपकी कैविटी बहुत डीप है तो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद आपने उसकी नस का इलाज किया है, तो जब नस का इलाज कर देते हैं तो वो एक तरीके से दांत डेड हो गया है। अब वो आपके चबाने के फोर्सेस को बेयर करने की क्षमता उसकी कम हो जाती है, जिस कारण उस पर कैप चढ़ाना अनिवार्य होता है। तो इसलिए आरसीटी के बाद कैप लगाना ज़रूरी होता है ताकि वो फोर्सेस को बेयर कर पाए और टूट ना जाए। और कैप लगाने से अगर सही से कैप बनाया जाए तो मसूड़ों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैम बहुत से ऐसा होता है कि भी चोट लग जाती है, बंदा गिर गया, एक्सीडेंट हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसमें दांत टूट गया आधा, मतलब पूरी तरीके से नहीं टूटा, दांत टूट गया, तो उस कंडीशन पे क्या इलाज है, उसका क्या सॉल्यूशन है, या क्या दांत पूरा निकाल के नया लगाया जाएगा या उसका है सॉल्यूशन? बिल्कुल, इसके भी कई सारे स्टेजेस हैं। अगर जब फ्रैक्चर का पोजीशन हमें देखना होगा, हम एक्सरे करके पता लगा सकते हैं कि फ्रैक्चर कितना अंदर तक गया है। सिर्फ फिलिंग से भी हो सकता है ठीक, उसके बाद सिर्फ कैप से ठीक हो सकता है, या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसके बाद कैपिंग करी जा सकती है। तो कई सारी स्टेजेस हैं। अगर दांत को सबसे पहले बचाने की ही कोशिश रहती है। अगर ऐसे केसेस में, जैसे अब स्कूल्स खुल गए हैं और स्कूल्स में बच्चे गिरते पड़ते रहते हैं,
तो ये चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि अगर बाय चांस लगने से पूरा ही दांत आपका बाहर आ गया है तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है उस स्टेज पे। आपके साथ आपके सामने अगर एक बच्चे का दांत टूटा हुआ पड़ा है तो पहले आप उसे दांत को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसके एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लीजिए, थोड़ा सा ब्लड रोकने की कोशिश करके उस दांत को वापस से उसी सॉकेट के अंदर आप प्लेस कर दीजिए। इतना आप कर लेंगे तो उस बच्चे के दांत को भी बचाया जा सकता है। इतना करने के बाद आप तुरंत आपके डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका सही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मैम एक सवाल है यहाँ पे कि नॉर्मली क्या होता है, मसूड़ों में जख्म टाइप हो जाता है। एक तो ब्लड आना वो आप मुझे बता चुकी हैं पहला, लेकिन मसूड़ों में जख्म हो जाता है जो बहुत दिन तक सही नहीं होता। लोग उसको अलग अलग नाम देना शुरू कर देते हैं, तो वो जख्म क्या है मैम और वो क्यों ऐसा होता है? नॉर्मली जब हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके कारण अल्सर हो जाते हैं। यूजुअली ये गर्मी में होते हैं क्योंकि गर्मी में अल्सर्स होना आम बात देखी गई है। तो उसका कॉज हम ट्रीट कर सकते हैं अल्सर का। दूसरी चीज़ जो आपने कहा, अगर चोट कहीं पर लग रही है, दांत आपकी अक्लदाढ़ आ रही है या ऊपर नीचे के दांत टकरा रहे हैं, तो अगर आपको लगातार चोट लगने की वजह से ज़ख्म है तो वो एक हाई अलर्ट एरिया है, क्योंकि अगर 3 महीने से ज़्यादा ज़ख्म रहता है तो उसको आपको ज़रूर से ट्रीट करवा लेना चाहिए। मैम एक क्वेश्चन और है कि नॉर्मली लोगों के दांत ना चोट लग रही ना कुछ, ऑटोमेटिकली झड़ना शुरू हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं? वो किस चीज़ की कमी से होते हैं? मैं कहूँगी वैसे अगर कैल्शियम वगैरह सब अच्छा है बॉडी में तो यूजुअली दांत का झड़ना नहीं होता है। पर जैसा मैंने बताया कि वो जो परत होती है जब वो बन रही होती है, अगर तभी आपके बॉडी में कुछ चीज़ें कम हों जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, तो वो कमज़ोर बनती है। जब वो कमज़ोर बनती है तो इजीली झड़ जाती है। पर ऐसा होना किसी डिजीज़ में ही होता है, ऐसा यूजुअली नहीं देखा गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ डॉक्टर प्रेक्षा राठी अग्रवाल, जिन्होंने हमें बताया कि अपने दांतों का किस तरीके से हमें ख्याल रखना चाहिए। बने रहिए मेरे साथ, फिर से मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ। मैडम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और क्लिनिक की लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। दांतों से रिलेटेड किसी भी बीमारी के लिए मैडम को कभी भी कॉल कर सकते हैं, उनके क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं और अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, अलीगढ़। धन्यवाद।